क्या भी प्रधानमंत्री ये दावा कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं? क्या यह ना कहा जाए कि आजाद भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार के साथ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा समझौता किया है और वो भी राजनीति के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी और कोई और नहीं। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, और इस खबर के आने के बाद भाजपा कहीं मुंह नहीं दिखा सकती। हालांकि ये जानकारियां मैं आपको अपने मंच तक देता रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी की एक खबर है जो यह बतलाती है कि साल 2014 से विपक्ष के 25 नेताओं ने भाजपा की शरण ली। या तो भाजपा का हिस्सा हो गए या फिर वो एनडीए मोर्चे का हिस्सा हो गए। इन 25 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और उनमें से 23 के केसेस बंद कर दिए गए। 23 के केसेस पर ताला लगा दिया गया। पता यह लगाना चाहिए कि भैया वो दो बदनसीब कौन है जिनके केसेस को बंद नहीं किया गया है। एक एक करके दोस्तों, और हर केस अपने आप में अजूबा है और मैं चाहूंगा इस पर गौर करें। मगर इससे पहले कि वो तमाम पात्र मैं आपके सामने पेश करूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री के कुछ बयान आपके सामने पेश करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आप अपने अंध भक्तों को मूर्ख बना सकते हैं। जो लोग अक्सर दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, मगर आज इस रिपोर्ट के जरिए मैं अपनी पुरानी बातें तो दोहराऊंगा ही, साथ ही जो नए तथ्य आए हैं उसकी भी चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा जरूर। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। फिर मैं सिर्फ भ्रष्टाचारियों की जांच नहीं कर रहा हूं, मेरी गारंटी है कि जिसने भी देश को लूटा है, मैं जो लूटा हुआ खजाना है वो देश की जनता को वापस करूंगा। तीसरा बयान, मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, मोदी पर चाहे जितने भी हमले करो, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचारी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। चलिए प्रधानमंत्री, आपने कहा है कि जिसने लूटा है उस पर एक्शन होगा। आपके इस दावे की अब हम परख करने वाले हैं, एक एक केस आपके सामने लाने वाले हैं। सबसे पहली मिसाल दोस्तों अजीत पवार की है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह वही अजीत पवार है जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसेंगे, अनपीसेंगे, अनपीसेंगे। दिलचस्प बात क्या होती है दोस्तों, याद कीजिए, उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो जाते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ। और जैसी ये सरकार बनती है वैसे ही मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय अजीत पवार के खिलाफ केस खोल देती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मुंबई पुलिस जो है अपना केस वापस ले लेता है। मगर जैसे ही एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ विश्वासघात करके भाजपा की गोद में जाते हैं, मुंबई पुलिस वो केस दोबारा शुरू कर देता है। और फिर जब अजीत पवार एनसीपी को तोड़ के भाजपा के दामन में जाकर बैठ जाते हैं, तब मुंबई पुलिस वो केस बंद कर देता है, क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल कर देता है। तारीखों का खेला देखिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा मुद्दा क्या है। मुद्दा है मनी लॉन्ड्रिंग का। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया था और उसी फैसले के आधार पर यह कहा गया था कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कथित घोटाला हुआ है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और उसी के आधार पर मुंबई पुलिस और ईडी ने केस कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे अजीत पवार के तेवर बदलते रहे, यानी जैसे जैसे उनके राजनीतिक तेवर बदलते रहे, वैसे वैसे मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के तेवर भी बदलते रहे। तारीखों का खेला है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले अगस्त 2019 मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एफआईआर दर्ज करता है। सितंबर 2019 ईडी भी इस मामले पर, इस एफआईआर पर जांच करनी शुरू कर देती है। अक्टूबर 2020 जब अजीत पवार सरकार बनाते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, तब मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है, यानी केस बंद हो गया क्योंकि सत्ता में कौन आ गए, उद्धव ठाकरे और एनसीपी जिसमें अजीत पवार हैं। अब ईडी चूंकि मोदी सरकार की एजेंसी है, ईडी इसे चुनौती देती है कि भैया आपने बंद क्यों किया। मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस तारीख पर गौर कीजिए, अप्रैल 2022 ईडी चार्जशीट फाइल करती है
अप्रैल 2022 को। उसके बाद अगली तारीख जून 2022, सेना बट जाती है, शिंदे फैक्शन यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है बीजेपी के साथ। अक्टूबर 2022, वो मुंबई पुलिस जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुका था, जैसे ही सत्ता बदलती है, मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कहती है कि हमें प्रवर्तन निदेशालय के सबूतों के आधार पर और जांच करनी है। यानी कि उसी दिन तो पहले इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, मगर अब ईडी के दबाव में वो केस फिर से खोल देते हैं। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, जुलाई 2023, ये वो तारीख है जब पवार जो हैं, अजीत पवार, एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 2-3 महीने पहले की बात है, जनवरी 2024, मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो दूसरी क्लोजर रिपोर्ट यानी केस को रफा दफा करने, बंद करने की रिपोर्ट फाइल करती है। मैंने आपके सामने दोस्तों पूरी तारीखें पेश की हैं, पूरी तारीखें पेश की हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह का वाहियात खेला हो रहा था। अब मुझे बताइए ना, आप सत्ता के किस कोने में बैठे हैं, क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका गुनाह क्या है? यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल भाजपा की गोद में जाके बैठ गए तो वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए तो वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। क्या भाजपा को शर्म आती है? क्या आपको अधिकार है दूसरों पर तोहमत जड़ने की? चलिए, बात वहां नहीं रुकती, और मामले दिखाता हूं मैं आपको। अब आपकी स्क्रीन पर ये कौन है? प्रफुल्ल पटेल। हाल ही में सीबीआई ने विमान से जुड़े घोटाले पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, केस बंद कर दिया। आप जानते हैं प्रफुल्ल पटेल भी बीजेपी में चले गए। मामला गंभीर था, और यही नहीं, भाजपा उन पर यह भी आरोप लगा रही थी कि इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से हैं। अब इनके केस में तारीखों का क्या खेला हुआ, उस पर आप निगाह डालिए। मई 2017, सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है। एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस का जो मर्जर हुआ था उस पर वो एफआईआर दर्ज करती है। उसके 2 साल बाद मई 2019 में ईडी प्रफुल्ल पटेल का नाम लेती है अपनी चार्जशीट में। फिर अगली तारीख जून 2023, प्रफुल्ल पटेल एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं, यानी कि बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाते हैं। अब तारीख पर गौर कीजिए, मार्च 2024 यानी कुछ ही दिनों पहले सीबीआई इस मुद्दे पर क्लोजर रिपोर्ट यानी कि मामले को रफा दफा कर देना, मामले को बंद कर देना। अब यह मामला अदालत में लंबित है। इसके बाद महाराष्ट्र के कुछ और चेहरे, प्रताप सरनायक। दोस्तों, प्रताप सरनायक जो हैं वो भाजपा के गठबंधन में शामिल हो गए थे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ 2022 को। इन पर क्या आरोप था? इन पर यह आरोप था कि एक सिक्योरिटी फर्म के साथ इनकी जो कंपनी के डीलिंग्स थे उसमें घपले की बात की जा रही थी। और अब गौर कीजिए, इस तारीख पर जून 2021 को प्रताप सरनायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखते हैं कि मुझे जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं, आप दोबारा बीजेपी से हाथ मिला लीजिए। उद्धव ठाकरे इनकार कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? जून 2022 में वो एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा के दामन में जाके बैठ जाते हैं। यही नहीं, ईडी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड वाले एक और मामले में जो अनिश्चितता हुई थी, जो घपला हुआ था, उसकी भी जांच कर रही थी। यहां पर तारीखों का क्या खेला है दोस्तों, इस पर निगाह डालिए। नवंबर 2020 को ईडी जो है मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के एफआईआर के आधार पर रेड्स कंडक्ट करती है। जनवरी 2021 को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सत्ता में उद्धव ठाकरे आ गए थे। सत्ता में उद्धव ठाकरे थे तो मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। जून 2022, प्रताप सरनायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए में चले जाते हैं। सितंबर 2022 कोर्ट में मुंबई पुलिस क्लोजर रिपोर्ट यानी मामले को बंद करने की रिपोर्ट फाइल कर देती है, जिससे ईडी का केस कमजोर हो जाता है। अब इस मामले में कोई जांच नहीं हो रही है। अगला नाम आपके सामने, हेमंत बिस्व शर्मा। ये तो मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिए, शारदा चिट फंड को लेकर कितने गंभीर आरोप थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनके मामले में क्या क्या हुआ। अगस्त 2014, सीबीआई ने हेमंत बिस्व शर्मा के घर पर रेड मारा। नवंबर 2014, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। उसके करीब 9 महीने बाद यानी अगस्त 2015 वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त मामला खुला जरूर हुआ है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
खेला देख रहे हैं आप साहब। अब अगला मामला, हसन मुशर्रफ। दोस्तों, ईडी ने हसन मुशर्रफ के खिलाफ केस किया था। मामला क्या था? मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का। आरोप क्या था कि सर सेनापति संताजी चोर पड़े शुगर फैक्ट्री में जबरदस्त अनिश्चितता हुई थी। यह शुगर फैक्ट्री कोल्हापुर में। ईडी का यह आरोप था कि करीब 40,000 किसानों को शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए गए थे, बावजूद इसके कि उनसे पैसा लिया गया था। यानी कि पैसा लेने के बावजूद उन्हें शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए गए थे। यह मामला था जिसमें हसन मुशर्रफ फंसे हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं तारीखों का क्या खेला हुआ। फरवरी मार्च 2023 ईडी मुशर्रफ के ठिकानों पर 3 बार छापे मारती है। जुलाई 2023 मुशर्रफ जो हैं अजीत पवार के साथ एनडीए में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त मामला खुला है मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगे देखिए, भावना गवली, इस नाम से भी आप परिचित होंगे। भावना गवली 2022 को एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा के कैंप में चली गई थी और इनके खिलाफ ईडी ने रेड्स मारी। मुद्दा था 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। इसमें 17 करोड़ का कथित घोटाला पाया गया था। अब इसमें भी तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों। अगस्त 2021 को ईडी उनके ठिकानों पर छापा मारती है। सितंबर 2021 को ईडी उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लेती है। नवंबर 2021 को ईडी जो है उनके ट्रस्ट और उनके सहयोगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है। जून 2022 ये वो तारीख है जब भावना जो है एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा ज्वाइन कर लेती है या भाजपा के मोर्चे में चली जाती हैं। इस वक्त इस मुद्दे पर कोई भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल नहीं की गई। दोस्तों, अगर मैं एक एक केस आपके सामने डिस्कस करने लगूंगा ना तो 2 घंटे का शो हो जाएगा। मैं आपके सामने सिर्फ नाम पेश करना चाहता हूं। ये वो नाम हैं जो या तो भाजपा में चले गए या वो मोर्चे में चले गए और केसेस या तो बंद हो गए हैं या उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया है। नाम देखिए, यामिनी और जसवंत जाधव इस वक्त वो एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा के मोर्चे में। सीएम रमेश, वो पहले टीडीपी में थे, 2019 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अक्टूबर 2018 को उन पर इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। जून 2019 को भाजपा में शामिल हो जाते हैं और तब से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रणिंदर सिंह, ये अमरिंदर सिंह के बहुत करीबी थे। जी हां, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नवंबर 2020 को रणिंदर सिंह से ईडी ने पूछताछ की थी। नवंबर 2021 को अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ देते हैं। सितंबर 2022 को अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और अब रणिंदर के मामले में इस केस पर ठंडा पानी पड़ गया है। कोई जांच नहीं हो रही है दोस्तों। इसी तरह से संजय सेठ, सोवन चैटर्जी, के गीता, ये तमाम नाम है आपके सामने। तापस रॉय, याद है आपको? ये टीएमसी के नेता थे। इनके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने न जाने क्या क्या कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर जैसे ही तापस रॉय बीजेपी में शामिल होते हैं, शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। खुद शुवेंदु अधिकारी मामलों में फंसे हुए थे। आज उन तमाम मामलों में ठंडा पानी पड़ गया है। पूरी लिस्ट है आपके सामने दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा, तब क्या आप उनसे सवाल करेंगे? क्या आप उनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बयानी क्यों करते हैं? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इससे पहले भी, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 2009 के बीच, उस वक्त भी बसपा और समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जाता था ताकि अहम मुद्दों पर उनका समर्थन मिल जाए। मगर यह जो हो रहा है खेला, यह आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है दोस्तों। फिर से लिस्ट देखिए। ये वो 25 लोग हैं जो विपक्ष का हिस्सा हुआ करते थे, जिन पर यह आरोप लगाया गया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, न जाने कौन कौन से आचारी हैं। और अब आपके सामने देख लीजिए, क्या हम प्रधानमंत्री के बयानों पर विश्वास कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं, या भाजपा में सिर्फ एक भूख है सत्ता की, जिसके लिए वो हर संभव समझौता करने को तैयार है? भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने को तैयार है, महिलाओं का अपमान करने वाले जो दुराचारी हैं उनके साथ समझौता करने को तैयार है,
जो हमारे किसानों को रौंद देते हैं अपनी गाड़ियों के नीचे, उनके साथ तक समझौता करने को तैयार हैं। ऐसे में आजाद भारत के इतिहास में आपने ऐसी विचित्र पार्टी कब देखी है, मैं समझना चाहता हूं। ये मुद्दे हैं, इससे मुंह मत चुराइएगा और बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हर बार की तरह आपके सामने मैंने फैक्ट्स रखे हैं जिनका जवाब भाजपा के पास नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।